रात्रि की नीरवता में नाथूराम गोडसे के द्वारा बोले जा रहे एक एक शब्द की ध्वनि मानो किसी युद्ध क्षेत्र में भारी बम वर्षा की उस कर्कश ध्वनि के समान थी, जिसे सुनकर आसपास के लोग निशब्द हो जाते हैं। यही हालत थी उस रात 10 साढ़े 10 बजे, जब उस कमरे में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे। और वो दिन था 25 जनवरी 1948 का, और वह जगह थी ठाणे स्थित करकरे के मित्र जीएम जोशी का घर, जहां उस अनौपचारिक बैठक में, जिसके आयोजन में गोपाल गोडसे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नाथूराम गोडसे के शब्द थे कि अब इस काम को मैं करूंगा, अकेले करूंगा, और जहां तक हो सके तो मैं गांधी के एकदम निकट पहुंच करके, एकदम नजदीक पहुंच करके इस करीबी से गोली चलाऊंगा कि उसके बचने की संभावना ना हो, और फिर मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। इन शब्दों को कहने के बाद नाथूराम गोडसे खामोश होकर के बाकी 3 सदस्यों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं। गोपाल गोडसे अवाक होकर के अपने भाई को और फिर करकरे और आप्टे को देखते हैं। आप्टे खामोश। जब करकरे से आंखें मिलती हैं गोपाल गोडसे की, तो करकरे कह उठता है कि और नारायण आप्टे, आप क्या करेंगे? आप्टे ने कहा, मैं क्या करूंगा, मैं नाथूराम गोडसे के साथ दिल्ली जाऊंगा, और जिस समय नाथूराम गांधी पर गोलियां चलाएगा मैं उसके साथ रहूंगा। तब आप्टे ने कहा कि ठीक है, मैं भी चलूंगा और मैं भी वहां रहूंगा। और इस प्रकार तय हो जाता है कि ये 3 लोग दिल्ली जाएंगे, और जितनी जल्दी हो सके 25 जनवरी 1948 के बाद गांधी को देश के साथ और अधिक खिलवाड़ करने से रोकने के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन कर देंगे। गोपाल गोडसे, जिसने इस बैठक को आयोजन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अपने पास जो रिवॉल्वर था, उसकी कहानी पर हम आएंगे, वो निकाल करके नाथूराम को देता है और कहता है कि अब वो जाना चाहेगा, क्योंकि अगली सुबह यानी 26 जनवरी 1948 सोमवार के दिन उसे अपने ऑफिस में ज्वाइनिंग लेनी है। इसका सीधा मतलब था कि गोपाल गोडसे को या तो इन लोगों ने समझाया होगा, या फिर गोपाल गोडसे पहले से ही तय कर चुका था कि उसे इस अभियान में अगली बार साथ नहीं जाना है। जो भी हो, 25 जनवरी 1948 की रात 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जिस अनौपचारिक बैठक में इस बात की घोषणा हुई, वहीं से फिर इनका जो अभियान है वो एक नए मोड़ के साथ उस दिशा में चल पड़ता है, जिस दिशा में आने वाले समय में इन चारों की भाग्य रेखाएं किसी अलग दिशा में, जो अदृश्य लेकिन निर्दिष्ट थी, जाने वाली थी। स्वागत है आपका नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला की 13वीं कड़ी में। मैं हूं शिवचरण सिंह, और आज हम इस कहानी में 21 जनवरी 1948 से लेकर आगे चलेंगे, और 30 जनवरी 1948, जिस दिन वो निर्णायक घड़ी आती है जब नाथूराम गोडसे ने जो योजना और अभियान लॉन्च किया था गांधी को इस देश के साथ खिलवाड़ करने से रोकने के लिए, वहां तक पहुंचने के पहले इस कहानी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, क्या क्या होता है। जिस बैठक की चर्चा मैंने शुरू में की, उस बैठक के पहले की कहानी हमने छोड़ी थी 20 जनवरी की रात, जब 20 जनवरी का विस्फोट विफल हो चुका था। राष्ट्रवाद की धमक तो दे जा चुकी थी, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई थी। यानी 20 जनवरी 1948 की शाम को मदन लाल पाहवा ने जो विस्फोट किया, उसके बाद जिन जिन लोगों को अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी थी, उस कड़ी में सबसे पहले जो मैदान छोड़ करके भाग खड़े होने वाले 2 लोग थे, वो थे दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया। परिणाम निकलता है कि मदन लाल पाहवा पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं, और 20 के विस्फोट और राष्ट्रवाद की धमक की जो एक योजना थी वो वहीं तक सीमित रह जाती है, यानी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है जिसके लिए उस विस्फोट और धमक का आयोजन किया गया था। उसके बाद हमने इसके पहले कड़ी में देखा था
कि दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टैया सबसे पहले वहां से भाग खड़े होते हैं। मदन लाल पाहवा पुलिस के द्वारा पकड़े जा चुके हैं। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे उसी टैक्सी में बैठकर, जिस टैक्सी से वे लोग वहां आए थे, रीगल सिनेमा कनॉट प्लेस के पास पहुंचते हैं। और वहां से ये चारों थोड़ी देर आपस में मंत्रणा करने के बाद दो दो की टोली में अलग हो जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं उस रात से लेकर के 25 जनवरी की रात जो बैठक होती है वहां तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि 20, 21, 22, 23, 24 और 25 की रात तक पहुंचने के बीच में वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन घटनाओं के परिणाम स्वरूप ये लोग थाने पहुंच करके जीएम जोशी के घर में बैठ करके इस इतनी बड़ी योजना बना रहे होते हैं। 20 जनवरी की रात सबसे पहले नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे रीगल सिनेमा के पास से यह कहते हुए अलग होते हैं कि गोपाल तुम चले जाओ पूना और जा करके अपने लिए कोई जबरदस्त एक ऐसी एलिबाई तैयार करो जिससे ये साबित कर सको कि तुम कभी दिल्ली आए नहीं थे। और विष्णु करकरे कहते हैं कि मैं अभी 1-2 दिन ठहर करके मदन लाल पाहवा के लिए कोई कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रबंध करने के बाद यहाँ से आऊँगा। और इस बीच में ये लोग एक दूसरे को हिदायत देते हैं कि देखो अब पुलिस की सतर्कता और सक्रियता इतनी बढ़ चुकी होगी कि वे लोग हमें चप्पे चप्पे पर ढूंढ रहे होंगे। यदि हमें अगला अभियान यथाशीघ्र लॉन्च करना है तो हमें पुलिस से बचना सबसे अधिक जरूरी है। इसीलिए कुछ भी करो, कहीं भी रहो, लेकिन पुलिस के हाथे कभी मत चढ़ना। इस आश्वासन और सावधानी वाले वाक्यों के साथ वे लोग वहां से अलग होते हैं। आप्टे और गोडसे जाते हैं मरीना होटल और वे कमरा नंबर 40 को वहां से खाली कर देते हैं। चेकआउट करने के बाद वे टैक्सी लेकर के चले जाते हैं हिंदू महासभा भवन, जहां शंकर किस्टैया और दिगंबर बड़गे बिरला हाउस से भाग करके पहुंचे हुए हैं। दिगंबर बड़गे ने शंकर किस्टैया को अपनी एक चालाकी वाली बात कही कि जो हमारे पास बम बारूद और गोले बचे हैं उन्हें तुम ले जाकर के हिंदू महासभा भवन के पीछे जंगल में कहीं गाड़ाओ, इससे पीछा छुड़ाओ और जब लौट के आना तो जाकर के तांगा ले आना। यहां से हम जितनी जल्दी हो सके निकल करके हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे। शंकर किस्टैया भी इस बम और गोले को पीछे जंगल में गाड़ने गया ही था कि तब तक नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे वहां आ जाते हैं। अब तक दिगंबर बड़के के मन में ये बात आ चुकी थी कि वो तो एक अपराध की भावना से इसमें जुड़ा था। उसका राष्ट्रवाद या कोई वैचारिक समर्थन तो था नहीं, वो तो सिर्फ एक मामूली अपराध में अपनी एक भूमिका निभाने आया था। उसे क्या पता था कि गांधी नामक एक ऐसे आदमी को मारने आ रहा है जिसको मारने से पूरे देश में खलबली मच जाएगी। अब वो इतना डर गया था कि वो इन लोगों को देखते ही भड़क उठा। जो भी हो, वहाँ थोड़ी बहुत बातचीत होती है, एक नोक झोंक किस्म की, और उसके बाद आप्टे और गोडसे वहाँ से चले जाते हैं। बड़गे और शंकर किस्टैया भी वहां से सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पर पुलिस की भारी बंदोबस्त देख करके बड़गे इतना डर जाता है, उसे लगता है कि हर पुलिस वाला उसी को पकड़ने के लिए उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। शंकर को कहता है कि चलो यहाँ से जल्दी जल्दी भागते हैं और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर जो पहली गाड़ी बॉम्बे की मिलनी होती है उसे पकड़ करके बड़गे और शंकर किस्टैया वहां से आधी रात के आसपास वहां से निकल लेते हैं। उन्हें अब तक ये नहीं पता है कि उसी स्टेशन पर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप्टे और गोडसे भी कहीं और जाने की तैयारी में हैं। वे दिल्ली से बॉम्बे नहीं जाते हैं। उनके मन में अभी इस अभियान को अब नए सिरे से लॉन्च करना है, नए सिरे से इस अभियान को चलाना है। इसलिए उन्हें अभी पुलिस के चंगुल से जितनी दूर और सुरक्षित निकल जाना होगा उसके लिए अपनी योजना में रहते हैं। अब हम लौट करके आते हैं गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे के पास। जब आप्टे और गोडसे चले जाते हैं तब विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे भी अपना सामान लेने के लिए हिंदू महासभा भवन पहुंचते हैं। जिस समय ये दोनों वहां पहुंचते हैं वहां से दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टैया जा चुके हैं। आप्टे और गोडसे भी उसके पहले ही निकल चुके हैं। ये लोग अपना सामान लेते हैं और हिंदू महासभा भवन का कमरा खाली कर देते हैं। उसके बाद वे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास आकर के फ्रंटियर हिंदू होटल में एक कमरा बुक कर लेते हैं छद्म नामों से। गोपाल गोडसे अपना नाम लिखवाता है राजगोपालन, और जैसा हमेशा विष्णु करकरे ने अपना एक नाम चुन रखा था व्यास, उस नाम से अपना वो एक कमरा बुक कराते हैं। इसके बाद ये लोग उस जगह पे जा करके एक तरह कहें कि छुप जाते हैं, दुबक जाते हैं, या फिर वहाँ जा करके अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि बाकी हर जगह पुलिस जो है उन लोगों की तलाश में है जिन लोगों के नाथूराम गोडसे के दल में मिल करके मदन लाल पाहवा के साथी के रूप में पहचान लोग कर रहे हैं कि कितने लोग थे। क्योंकि तब तक पुलिस वाले जो है मदन लाल पाहवा को
टॉर्चर कर कर के कम से कम इतनी जानकारी तो इकट्ठी कर चुके थे, ये लोग कितने लोग थे और कहाँ से आए थे और कहाँ जाके कहाँ ये लोग लौट के जाएंगे। हालांकि अभी तक सब कुछ सारा ऑपरेशन दिल्ली सेंटर्ड था, किसी भी तरह से ऑपरेशन जो है वो महाराष्ट्र नहीं पहुंचा था, लेकिन जिन लोगों को अभियान को अंजाम देना था उनके लिए तो ये बात उनकी जानकारी में थी नहीं, तो वे पूरी सावधानी के साथ एक एक कदम फूक फूक करके रख रहे थे। अगली सुबह यानी 21 जनवरी को गोपाल गोडसे ने कहा कि देखिए आप तो यहाँ रहेंगे विष्णु करकरे, मुझे जाना होगा, जैसा कि आप लोगों ने भी कहा है, और मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। 9 बजे पंजाब मेल पकड़ना था गोपाल गोडसे को। करकरे गोपाल को छोड़ने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। एक सीट पर अपने सामान को रख करके सीट के नीचे दोनों पिस्टल जो अभी तक गोपाल गोडसे के पास ही है और जो कुछ बचे हुए हथगोले और बम बारूद है, उन्हें भी एक पोटली में रख करके उसने सीट के नीचे पे सरका करके रखा हुआ था। जब वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस का प्रेजेंस और चहलकदमी जो सामान्य तरीके से तो रहता ही था, उस दिन कुछ अलग किस्म का दिख रहा था। अभी ट्रेन छूटने में काफ़ी समय था, तो इन लोगों ने तय किया कि प्लेटफॉर्म पे ही जो होटल है वहाँ चलकर चाय पानी कुछ पी लेते हैं, कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। ये लोग अभी वहाँ पहुँच करके चाय की चुस्की लेना शुरू ही किए थे कि अचानक दर्जन भर से अधिक पुलिस वाले एक आदमी को कंबल उड़ा करके वहाँ लेके आते हैं। दोनों को, करकरे और गोपाल गोडसे को, एकदम इंस्टेंटली समझ में आ जाता है कि ये मदन लाल पाहवा को लाए हैं। और जब इनके समीप लाया जाता है तो उसके सिर से वो कंबल हटा करके कहा जाता है कि तुम अब इस पूरे हॉल में देखो कि तुम्हारे साथी कहीं मौजूद हैं। मदन लाल पाहवा की निगाहें दोनों से मिलती हैं, हालांकि ये दोनों नज़र फेर लेते हैं। पाहवा दोनों को पहचानते हैं, लेकिन पुलिस वाले से कहते हैं कि नहीं, यहाँ मेरे कोई साथी नहीं है। और गोपाल गोडसे को लगता है कि पाहवा ने उन्हें देखा नहीं, लेकिन बाद में जैसी जानकारी मिलती है कि पाहवा ने ना सिर्फ उन्हें देखा बल्कि बखूबी देखा, लेकिन अपनी निगाह को एक क्षण से अधिक वहां टिकाया नहीं और सर दूसरी तरफ देखते हुए निकल गया। वो जान बचे तो लाखों पाए, इस भावना से गोपाल गोडसे वहां से जल्दी निकल करके ट्रेन में जाकर के दुबक करके बैठ जाता है। और विष्णु करकरे थोड़ी देर के लिए तय करते हैं कि अभी हम यहीं पर चाय वाले कॉफ़ी हाउस में ही, मैंने वो चाय होटल में बैठते हैं। इस बीच गोपाल गोडसे के मन में एक भय समा गया कि अरे, अगर मैं कहीं पकड़ा जाता या मदन लाल पाहवा की जगह मैं होता तो फिर मैं कैसे अपने भाई, अपने परिवार के लोगों से, अपनी बेटियों से, अपनी पत्नी से मिल पाता। इस चिंता से वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पूरे रास्ते में उनका दिमाग जो है वो पूरी तरह से इस डिस्टर्बेंस में रहता है। इन सबों के बावजूद गोपाल गोडसे के मन में ये बात आती ही नहीं है कि उनके पास जो 2 रिवॉल्वर है उसे रास्ते में किसी जगह पर फेंक दें, और कहीं नहीं तो रास्ते में पड़ने वाली किसी नदी में ही फेंक दें। उन 2 रिवॉल्वर और बम और हथगोले का मोह भी मन में रहता है कि चलो इसको ले जाके सुरक्षित रख लेते हैं। और ऐसे करके गोपाल गोडसे दूसरे दिन यानी कि 22 जनवरी को जब देर शाम को जब वो पहले तो दादर उतरते, और दादर में भी एक दिलचस्प घटना घटती। दिलचस्प नहीं कहना चाहिए ना, तो गोपाल गोडसे के लिए तो बहुत डरावनी घटना थी। जैसे ही वो दादर स्टेशन पर उतरते हैं वैसे ही पुलिस वाले आकर कहते हैं कि अपना सामान, तुम्हारे सामान की तलाशी लेनी है। गोपाल गोडसे को लगता है ले, ये पुलिस का भूत दिल्ली से पीछा करता करता दादर तक आ गया। फिर भी डरे बिना वो अपना बड़ा सा जो बेडरोल था, बिस्तर बंद था, उसे खोल करके दिखाने लगते हैं। पुलिस वाले नहीं, इसे खोलने की जरूरत नहीं, ठीक है हो गया, हमारी तलाशी हो गई। दरअसल हम कुछ चोरी का सामान ढूंढ रहे थे, हमें लगा कि कहीं यहाँ मिल। तो अब गोपाल गोडसे को समझ में आ गया कि ये किसी और मामले में तलाशी ले रहे थे। जो भी हो, दादर उतर करके गोपाल गोडसे वहाँ से पूना के रास्ते पूना की ट्रेन पकड़ते हैं और किरकी उतर जाते हैं, जहाँ उनका घर होता है, जहाँ वो काम करते हैं किरकी में। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद अभी छुट्टियाँ 1-2 दिन बाकी थी। वो पहुँचते हैं अभी 22 तारीख को, और उनकी छुट्टी है 25 तारीख तक, 26 की सुबह उनको ज्वाइन करना है। इस बीच काफ़ी समय है, लेकिन अब वो कोई समय नहीं गंवाना चाहते हैं। सबसे पहले वो अपनी जो पिस्टल है उस पिस्टल को लेकर के, और साथ में कुछ और जो हथियार थे उसे लेकर के, अपने एक संबंधी जो पूना के एक जगह पर जिसका नाम सदाशिव पेठ था, वहाँ जा कर के वो पांडुरंग गोडबोले नामक अपने संबंधी के यहाँ जा कर के वो उसे कहते हैं कि उनका एक सामान है, उसे रख ले।
और पांडुरंग गोडबोले को अभी तक ऐसी कोई खबर थी नहीं थी कि दिल्ली में कोई एक शरणार्थी ने बम विस्फोट कर दिया, लेकिन वो शरणार्थी नाथूराम गोडसे के दल का व्यक्ति था और उस दल में स्वयं गोपाल गोडसे भी शामिल था। इन सब बातों की जानकारी गोडबोले को नहीं होती है, वो फिर चुपचाप उसको अपने घर पर रख लेते हैं और गोपाल गोडसे राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद इसी क्रम में, चूंकि वो तो 22 तारीख को देर रात सारे उपक्रम होते हैं, और अब जो है 23, 24 और 25, ये जो 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों में गोपाल गोडसे बार बार इस बात की चिंता में होते हैं कि उनके भाइयों का क्या हुआ। जब पुलिस वाले उनके इतने करीब पहुंच सकते हैं तो नाथूराम और आप्टे के भी करीब पहुंच सकते हैं, इसलिए वो हर दिन एक बार कम से कम आप्टे के घर सुबह और शाम जाकर के चंपा आप्टे से, यानी नारायण आप्टे की पत्नी से, ये हालचाल लेते थे कि कोई खबर मिली, किसी तरह का कोई चिट्ठी पत्री आया नारायण आप्टे की तरफ से, और आश्वस्त होते थे। इसी बीच में एक बार दिगंबर बडगे से भी मुलाकात होती है गोपाल गोडसे की, और गोपाल गोडसे यह सोच करके दिगंबर बडगे से मिलते हैं कि दिगंबर को उसकी रिवॉल्वर मैं वापस कर दूंगा और अपने भाई वाली रिवॉल्वर जो उसने एक शर्मा जी से एक्सचेंज करके लिया था उसे वापस ले लेंगे। ये सारी बात गोपाल गोडसे के मन में गड़मड़ करके चलती रहती है। लेकिन जब वो दिगंबर बडगे से मिलते हैं तो दिगंबर बडगे बिना मतलब की नफरत भरी बातें करता है नाथूराम गोडसे को लेकर के, और फिर गुस्से में गोपाल गोडसे तय करते हैं कि तुम्हारा रिवॉल्वर मैं वापस नहीं करूंगा। इसी बीच अभी हम लौटेंगे नाथूराम गोडसे की कहानी पर। इसी बीच होता ऐसा है कि 25 तारीख को 24 तारीख को यानी 22 को तो ये पहुंचे हैं रात में, 23 तारीख को दिन भर एक या दो बार वो नारायण आप्टे के यहाँ जाकर पता करते हैं। 24 तारीख की सुबह एक व्यक्ति आता है बॉम्बे से और कहता है कि उनका भाई और उनके भाई का मित्र नारायण आप्टे बॉम्बे पहुंच चुके हैं। अब गोपाल गोडसे राहत की सांस लेते हैं और उनको लगता है कि अब इतने बड़े अभियान को लॉन्च करने के बाद, उसके विफल हो जाने के बाद शायद अब गांधी पर अगले हमले की कोई तैयारी अभी तो कम से कम नहीं हो रही होगी। ये सोच करके वो सिर्फ इतना आश्वासन में रहते हैं कि चलो भाई अब तो मामला है। लेकिन अभी भी एक चिंता होती है कि भाई ये दोनों तो आ गए, विष्णु करकरे कहाँ रह गए। अब उन्हें इस बात की चिंता होती है कि विष्णु करकरे कहाँ है। इस बीच में वो लगभग हर दिन एक बार चंपा आप्टे से मिलते और पूछते कि कोई खबर आई। उसी क्रम में यद्यपि 24 तारीख को इन्हें खबर मिल चुकी थी कि ये लोग बॉम्बे पहुंच गए हैं, गोडसे और आप्टे, 25 तारीख के तीसरे पहर में, और उन्होंने कहा था, चंपा आप्टे को कहा था कि कोई खबर मिले तो सबसे पहले वो गोपाल को सूचित करें। 25 तारीख को तीसरे पहर चंपा आप्टे के पास एक तार आता है। तार किसी व्यास नामक व्यक्ति ने लिखा है और लिखा होता है, उस तार में रहता है, आप्टे आनंदाश्रम दोनों जरूर आना। और इस तार का ना सिर और पैर कुछ भी समझ में आता नहीं है चंपा आप्टे को। सोचती पता नहीं कौन है व्यास और क्या लिखा है जरूर आना, क्या मतलब है, और दोनों कौन। जब वो नहीं समझ पाती तो उसे लगता है कि इस तार को गोपाल को दे देना चाहिए। फिर वो गोपाल के पास तार भिजवाती है। तीसरे पहर में जब गोपाल गोडसे को तार मिलता है तो उसकी वो अचानक एकदम, जैसे कहते हैं कि उसके अंदर का एक बल्ब जल उठता है। उसको लगता है कि अरे क्या हुआ, ये तो विष्णु करकरे भी सेफली पहुंच चुके हैं बॉम्बे थाने में। इसका मतलब कि अपने भाइयों को सूचित करना होगा कि विष्णु करकरे भी आ चुके हैं, और हो सकता है कि जब इन्होंने कहा जरूर मिलना तो कुछ ना कुछ अर्जेंसी होगी। तो फिर बिना देर किए गोपाल गोडसे बडगे वाली रिवॉल्वर लेकर के उस जो पहली ट्रेन मिलती है पूना से बॉम्बे की, वो पकड़ करके जाते हैं और थाने में जीएम जोशी के यहाँ जाते हैं। और इसके पहले 24 तारीख की सुबह जो व्यक्ति, जो नाथूराम गोडसे का मित्र आकर के गोपाल गोडसे को बताता है कि वे लोग सकुशल बॉम्बे में हैं, उसने बताया था कि अगर गोपाल को किसी भी तरह की सूचना देनी हो और किसी भी तरह का संपर्क करना हो नाथूराम गोडसे से, तो वो मिस मनोरमा साल्वी यानी नारायण आप्टे की प्रेमिका से संपर्क कर सकता है, जो नॉर्थकोट मिलिट्री हॉस्पिटल या पुलिस हॉस्पिटल में एक टेलीफोन नंबर के माध्यम से जिसे संपर्क किया जा सकता था। तो गोपाल गोडसे दौड़े दौड़े जाते हैं। सबसे पहले वो थाने पहुंचते हैं, व्यास यानी विष्णु करकरे से मिलते हैं। उसके पहले मनोरमा साल्वी के नाम एक संदेश दे देते हैं। गोपाल गोडसे पहुंचते ही हैं लगभग 6, साढ़े 6 बजे शाम को 25 जनवरी को। और इस बीच में जब विष्णु करकरे से मुलाकात होती है और विष्णु करकरे को बता दिया जाता है कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को भी सूचना दे दी गई है। तो अब जो है
ये लोग वहाँ इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ लगभग 3-3.5 घंटे के बाद रात लगभग 10-10:30 बजे के आसपास आप्टे और गोडसे पहुंचते हैं। इस बीच में विष्णु करकरे उन्हें बताते हैं कि वो दिल्ली में क्या करते रहे 2 दिन तक। विष्णु करकरे ने बताया, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कि जब 21 तारीख को गोपाल गोडसे को वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था विष्णु करकरे ने, तब वो तमाम उन लोगों से दिल्ली में मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो वो फ्रंटियर हिंदू होटल का वो कमरा छोड़ देते हैं और आकर के प्लेटफॉर्म पर ही शरणार्थियों के साथ वो वेटिंग हॉल में अपना सामान रख करके और फिर उन्हीं शरणार्थियों के बीच में कहीं ना कहीं रात गुजारते हैं। तो 21 की रात, 22 की रात और 23, बस दो रातें गुजारते हैं। इस बीच में जितने भी बड़े से बड़े लोगों से मिल करके मदन लाल पाहवा को कानूनी सहायता पहुंचाने की जो एक कोशिश होती है वो करते हैं, लेकिन ऐसी कोई सहायता मिल नहीं पाती है। जो कोई भी सुनता है वो कहता है कि गांधी पर मर्डर अटेम्प्ट करने वाले की सहायता हम नहीं कर पाएंगे। जो भी हो, फिर मदन लाल पाहवा के परिवार के सदस्यों से मिल करके विष्णु करकरे सिर्फ इतना करते हैं कि एक मेहता पूरन चंद नामक वकील ठीक कर लिया को हायर कर लिया जाता है कि वो कम से कम मदन लाल पाहवा का केस लड़े, उन्हें जो कुछ भी सहायता कानूनी रूप से मिल सकती है वो मिले। और इतने के बाद विष्णु करकरे का मन एक तरह से आश्वस्त हो जाता है कि चूंकि ये दो की जो जोड़ियाँ थी, आप्टे, गोडसे, करकरे और पाहवा, उसमें पाहवा और करकरे की मित्रता और पाहवा को इस दल में शामिल ही किया था करकरे ने, इसलिए करकरे का एक नैतिक दायित्व था कि अपने मित्र को कम से कम इस तरह से छोड़ करके ना जाए। तो जब वो आश्वस्त हो जाते हैं कि चलो भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, तो वो फिर एक फिल्मी अंदाज में ही वहाँ से दिल्ली से चलते हैं। 23 तारीख को दिल्ली से चल करके मथुरा पहुंचना होता है विष्णु करकरे का, और मथुरा से फिर बस पकड़ करके आगरा, आगरा से फिर वो ठाणे आने के लिए 2 बार ट्रेन बदलनी होती है। और ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है क्योंकि 20 तारीख की रात को नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और गोपाल गोडसे और करकरे जो मीटिंग करते हैं रीगल सिनेमा के पास, उसमें ही होता है कि किसी भी कीमत पर अब उनके दल के किसी और सदस्य को पुलिस के हाथों नहीं पकड़े जाना चाहिए। तो जितनी सावधानी हो सके उतनी सावधानी से हमें यहाँ से हट जाना होगा, दिल्ली से कम से कम। तो फिर वो इटारसी और कल्याण, इन दोनों जगहों पर ट्रेन बदलते बदलते, कहने का मतलब पुलिस भले ही एक हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ी हो कि इस व्यक्ति को पकड़ना है, फिर भी जिसके मन में भय होता है वो अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतता हुआ वहाँ से निकलता है। और यही किया विष्णु करकरे ने उस दिन। यानी 23 तारीख को चल करके मथुरा, आगरा, इटारसी में ट्रेन बदल करके कल्याण में ट्रेन पकड़ के 25 तारीख को एकदम सुबह जा करके वो पहुंचते हैं ठाणे अपने मित्र जीएम जोशी के यहाँ, जहां 25 तारीख उसी दिन शाम को बैठक होनी है, जिस बैठक की चर्चा मैंने इस वीडियो के आरंभ में की थी। अब सवाल है कि हमने सबकी चर्चा तो कर ली, गोपाल गोडसे की चर्चा हो गई, विष्णु करकरे की चर्चा हो गई, शंकर किस्टैया और दिगंबर बड़गे भी चले आए पुणे। अब सवाल है कि इस पूरे अभियान के जो मुख्य नायक हैं दो, जिनकी चर्चा शुरुआत में होती है 25 तारीख की मीटिंग के साथ, वो क्या करते रहे 20 तारीख के बाद। 20 तारीख को जब दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टैया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, ठीक उसी समय, उससे कुछ देर बाद, आधी रात के बाद, लगभग आधे घंटे, पौन घंटे के बाद उन्हें एक गाड़ी मिलती है कानपुर के लिए। कानपुर की ट्रेन पकड़ते हैं नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, और वे लोग जाकर के उसमें सो जाते हैं। देर तो हो ही चुकी थी, लगभग उस ट्रेन को बहुत देर हो गई थी आधी रात के बाद खुलते खुलते। सुबह लगभग 6 बजे जिस बैठक की चर्चा मैंने 25 तारीख वाली चर्चा मैंने इस वीडियो के आरंभ में की थी, कुछ उसी प्रकार का एक दृश्य उस ट्रेन में दिखता है, जिसे बाद में नारायण आप्टे ने विष्णु करकरे को बताया था। सुबह 6-6:30 बजे के आसपास अभी ट्रेन कानपुर पहुंची नहीं, बहुत दूर है कानपुर से। अचानक से नाथूराम गोडसे उठ जाते हैं और नारायण आप्टे को लगभग झकझोर के उठाने वाले अंदाज के आवाज में बोलते हैं, नाना नींद अच्छी आई, अभी भी सो ही रहे हो। नारायण आप्टे को ये लगता है कि बहुत सहज तरीके से पूछी जा रही बात है, तो फिर आंखें मलते हुए वो थोड़ा लड़खड़ाते शब्दों में कहते हैं, हाँ हूँ, ऐसे करके। तब नाथूराम गोडसे एकदम गंभीरता से शांत शब्दों में कहते हैं, एकदम सहज तरीके से कहते हैं कि अब ना तो कोई योजना बनेगी,
ना अब इस योजना में किसी को शामिल किया जाएगा, ना ऐसा कोई अभियान होगा। अब इस काम को सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा अकेले, किसी और की सहायता नहीं ली जाएगी। इतना सुनना था कि नारायण आप्टे, जिसे अभी और अधिक सोने की आवश्यकता थी, लगभग उछल करके खड़े हो जाते हैं और एकदम शांत भाव से नाथूराम गोडसे को देखते हैं। बाद में जैसा उन्होंने विष्णु करकरे को बताया कि जिस समय नाथूराम गोडसे ने इन शब्दों को कहा, नारायण आप्टे के सामने गांधी, आप्टे का कहना था कि उसने गांधी को मरा हुआ देखा। इसके बाद लगभग दोपहर को ये लोग कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ये लोग वहां एक रिटायरिंग रूम ले लेते हैं और चुपचाप वहां चले जाते हैं, सिवाय इसके कि जब उन्हें खाने की कोई आवश्यकता हो या कोई और चीज़ की आवश्यकता हो, वो रिटायरिंग रूम से नहीं निकलते हैं। यानी 21 को जो बाकी का दिन था, वो पूरा दिन और पूरी रात वे उसी रिटायरिंग रूम में गुजारते हैं। और 22 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे लखनऊ झांसी मेल पकड़ करके लोग झांसी पहुंचते हैं, जहां से इन्हें पंजाब मेल मिल जाता है बॉम्बे जाने के लिए। सीधे दिल्ली से नहीं पकड़ करके, इस आशंका में कि कहीं दिल्ली से लेकर के झांसी तक या फिर और भी लंबे दूरी तक कहीं कोई पुलिस वाला पीछा ना करता हुआ रहे, और इसलिए ये लोग झांसी से पकड़ते हैं कि भाई वहाँ से एक अलग जगह से पकड़ने वाले लोगों पर हो सकता है। अपने एक सावधानी के तहत ये लोग 22 तारीख को पंजाब मेल पकड़ करके 23 तारीख को दोपहर ये लोग बॉम्बे पहुँचते हैं। और बॉम्बे पहुंचने के बाद सबसे पहले ये लोग पहुंचते हैं सैंडहर्ट्स रोड पर एक होटल है, आर्य पथिकाश्रम होटल, जहां नारायण आप्टे प्राय रुका करते थे। उस होटल में पहुंच करके ये लोग वहां के मैनेजर, जो नारायण आप्टे को भली भांति जानते थे, उनसे पूछते हैं कि भाई कोई कमरा मिलेगा। अक्सर कमरा खाली रहता था, लेकिन कुछ संजोग ऐसा था कि उस दिन कोई कमरा खाली नहीं था। तो वहाँ मैनेजर ने कहा कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए अभी फॉर द टाइम बीइंग डॉर्मेट्री में 2 बेड लगा देता हूँ, लेकिन यथाशीघ्र आपको कमरा मिल जाएगा। जो भी हो, 2 बेड और अपना थोड़ा औपचारिक रूप से रिफ्रेश वगैरह हो करके ये लोग उसी समय वहाँ से निकल जाते हैं। अब इनके लिए जो अगला अभियान था, सबसे पहले विष्णु करकरे को सूचित करना कि वे यहाँ आ गए हैं। और अभी चूंकि यद्यपि नाथूराम गोडसे को ही आगे सारा काम करना था, लेकिन उसके लिए भी धन की आवश्यकता थी। बार बार आना जाना, रास्ते का खर्च, और सबसे बड़ी जो खर्च की जो आवश्यकता थी वो थी एक ऐसे रिलायबल रिवॉल्वर या पिस्टल की, जिसको इस अभियान के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये लोग सबसे पहले ठाणे जाते हैं और वहाँ पे जीएम जोशी के घर जा करके, ये सब कुछ कब हो रहा है, 23 तारीख को। उस 23 तारीख को, जिस 23 तारीख को विष्णु करकरे दिल्ली से अलग अलग जगह गाड़ियां बदल बदल कर चल रहे होते हैं, लेकिन जहां कहीं भी जाते हैं, यानी शिवाजी प्रिंटिंग प्रेस दादर, ठाणे में जीएम जोशी के घर में, और फिर अन्य मित्रों के यहाँ, वहां पर सिर्फ इतना पूछते हैं कि क्या विष्णु करकरे यहाँ आए थे इस बीच में। अभी तक जितने जगहों पे ये गए हैं, वहां अभी किसी को नहीं पता है कि दिल्ली में जो वहां पर 20 का विस्फोट और 20 वाली जो घटना घटी है, राष्ट्रवाद की जो धमक हुई है, जिसमें एक शरणार्थी जिसका नाम मदन लाल पाहवा है पकड़ा गया, उस मदन लाल पाहवा का संबंध महाराष्ट्र के बॉम्बे और पूना के इन राष्ट्रवादियों के साथ है, जिनका नायक नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे है, जो हिंदू राष्ट्र नामक अखबार निकालते हैं। ऐसे कि भी किसी को इसकी भनक तक नहीं है, सिवाय एक व्यक्ति की, जिसकी चर्चा हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में। वो है जगदीश चंद्र जैन, हिंदी के प्रोफेसर, जो बॉम्बे दादर में। जो भी हो, ये लोग सब जगह पूछते हैं, कहीं ये नहीं कहते हैं कि अगर करकरे आएंगे तो उन्हें बता देना कि हम आए थे। बस वो मिलते हैं, पूछते हैं और निकल लेते हैं वहां से। इस तरह से दिन भर अलग अलग जगहों पे, और फिर एक पैरेलल इनका अभियान भी चलता है। अभियान क्या है कि आगामी योजना के लिए, जिसमें नाथूराम गोडसे अकेले ही जाएंगे, फिर भी धनराशि की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले के सारे पैसे उन तमाम जगहों पर खर्च हो चुके थे, होटल में ठहरने से लेके अन्य सारे चीज़ों में। तो भाई अब और अधिक पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए और लोगों से भी मिलना होगा। 23 तारीख का दिन तो ऐसे निकल जाता है, और 23 तारीख की शाम को ही एक मित्र को एक सूचना दी जाती है कि 24 तारीख को, या जितनी जल्दी हो सके, जाकर गोपाल गोडसे को बता दिया जाए कि वे लोग बॉम्बे में हैं। और बॉम्बे में ही नहीं है, अगर उनसे संपर्क करना हो तो वे मिस मनोरमा साल्वी से नॉर्थ कोट पुलिस हॉस्पिटल में जाकर सूचित कर दें, फिर मुलाकात हो जाएगी। तो अगली सुबह वो जो नाथूराम गोडसे का मित्र है, वो जा करके गोपाल गोडसे को बता देता है कि ये लोग दिल्ली आ चुके हैं।
यहाँ तक का मामला क्लियर हो जाता है। अब 24 तारीख को गोपाल गोडसे को तो खबर मिल जाती है कि ये दोनों दिल्ली बॉम्बे आ गए हैं, लेकिन विष्णु करकरे वाली सूचना अगले दिन मिलनी है 25 तारीख को, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 24 तारीख को ये लोग दिन भर इधर से उधर अन्य अन्य लोगों से मिल करके कुछ धनराशि, ऐसा नहीं था कि ये लोग पहली बार कर रहे थे, 20 तारीख वाले अभियान के लिए भी इन लोगों ने लोगों से आर्थिक सहायता ली थी। लेकिन उस समय जो सहायता ली थी वो उसमें वो सभी लोग ऐसे ही लोग थे जो जानते थे कि ये लोग हिंदू राष्ट्र नामक अखबार निकालते हैं और देश हित में सारा काम करते हैं, तो वे लोग अपने दिल से खुल करके सहायता कर रहे थे। इस बार फिर इतनी जल्दी एक धनराशि की आवश्यकता थी, तो फिर और लोगों से मिलना हो रहा था। 24 तारीख का दिन लगभग इसी उहापोह में निकल गया। और इस बीच में एक और ये लोग करते हैं कि दूसरे दिन जो आर्य पथिक आश्रम होटल है उसको छोड़ करके वहीं से थोड़ी दूर पे एल्फिंस्टन एनेक्सी होटल में एक कमरा ले लेते हैं। और इस बीच में जब ये लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, तो मनोरमा साल्वी जो नारायण आप्टे की प्रेमिका होती हैं, वो लगभग हर समय नारायण आप्टे के साथ रहती हैं। वो ये सारा उपक्रम चल रहा होता है और इस तरह से 24 बीत जाता है। 25 तारीख को ये लोग एक बड़े बिजनेसमैन या एक बहुत बड़े बैंक में जो पार्टनर होते हैं, कोई मिस्टर परांजपे, उनसे मिलते हैं। परांजपे कहते हैं, परांजपे से ये लोग अपने अखबार हिंदू राष्ट्र के नाम एक उधार की बात करते हैं, जो लगभग 10,000 रुपये की बात होती है। परांजपे कहते हैं ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन आज नहीं। वो संडे का दिन होता है, वो कहते हैं सोमवार के दिन यानी 26 तारीख को आकर के ले लेना। कोई बात नहीं। जब पैसे का आश्वासन मिल जाता है और इन्हें लगता है कि मिस्टर परांजपे जो है वो पैसा दे देंगे, तब ये लोग अब अपने एक नए उत्साह में आ जाते हैं और फिर इन लोगों ने तत्काल 2 दिन बाद यानी 27 जनवरी के लिए दिल्ली की 2 टिकट एयर इंडिया के काउंटर से ले लिया और उसमें नाम दिया अपना अलग अलग। नाथूराम गोडसे ने एन विनायक राव नाम से टिकट लिया और नारायण आप्टे ने अपना टिकट डी विनायक राव के नाम से बुक करवाया। अब इनकी योजना बन चुकी थी। अब उसमें अगर कुछ शेष था तो उसमें गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे को सूचित करके कि ऐसा ऐसा अभियान है उन्हें बताना था। और बाकी सारी जो प्रिकॉशंस हैं कि चूंकि अब सिर्फ नाथूराम गोडसे को करना है सारा काम, लेकिन मदन लाल पाहवा पकड़े जा चुके हैं, पुलिस को इस बात की खबर हो चुकी है कि इसमें और लोग भी शामिल हैं, तो बाकी लोगों को इस अभियान से अलग रखने के लिए जो एलिबाई तैयार करनी है उसके लिए भी बहुत सारी भूमिकाएं करनी है। उसकी एक भूमिका तो नारायण आप्टे ये कहते हैं, क्योंकि पता है कि जिस किसी दिन भी नाथूराम गोडसे गांधी पर गोली चलाएंगे उसी दिन आत्मसमर्पण करने के बाद ये पकड़े जाएंगे, तो फिर बाकी के साथियों को भी पकड़ा जाना होगा और ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो मिस मनोरमा साल्वी को नारायण आप्टे जब वो साथ में रहती हैं तो कहते हैं कि जब मैं दिल्ली से तुम्हें सूचित करूंगा तब तुम मेरे नाम से एक टेलीग्राम करना हिंदू महासभा कार्यालय में और कहना कि मैं नाथूराम गोडसे के केस की पैरवी करने के लिए आ रहा हूं। मनोरमा साल्वी इस बात को समझ नहीं पाती कि आखिर माजरा ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए इन लोग दिल्ली भी जा रहे हैं, साथ में दोनों जा रहे हैं, लेकिन नारायण आप्टे अपने लिए एक एलिबाई तैयार कर रहे हैं कि मनोरमा साल्वी नारायण आप्टे के नाम से एक टेलीग्राम तब भेजे जब नारायण आप्टे वहां से कहे कि अब मेरे नाम से एक टेलीग्राम भेजो, और उस टेलीग्राम को एक प्रूफ के रूप में, एक एविडेंस के रूप में रखा जाएगा कि जिस समय नाथूराम गोडसे ने गांधी पर गोलियां चलाई उस समय नारायण आप्टे बॉम्बे में थे और वहां से चूंकि मित्र ने जो भी काम किया है तो उसकी सहायता करने के लिए वो वहां पहुंच रहे होते हैं। ये सारी तैयारियां चल रही होती है। 25 तारीख को जब इन्हें इस बात की सूचना मिल जाती है मनोरमा साल्वी के माध्यम से कि विष्णु करकरे भी वहां पहुंच गए हैं और इनको परांजपे के द्वारा एक आश्वासन भी मिल जाता है कि 10,000 रुपये मिल जाएंगे 26 तारीख को, तो ये लोग अब पूरी तरह आश्वस्त हैं। अब इन्हें लगता है कि जब वो 27 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे तो अपने उस काम को बखूबी उसमें एक अंजाम दे पाएंगे और इसके लिए उनके पास पर्याप्त धनराशि भी होगी। और इस प्रकार से वे एक नए उत्साह के साथ इस अभियान में लग जाते हैं। और इस बार इस अभियान में लगने के साथ इन्हें पूरी तरह से सतर्क भी रहना है कि किसी भी तरह से पुरानी वाली कोई गलती ना हो कि पुलिस फिर इन्हें पकड़ ले, इसलिए अब सावधानी भी एक जुड़ चुकी है। आज इस कड़ी में मैं नाथूराम गोडसे की कहानी को 25 जनवरी की रात तक विराम दे रहा हूं।
जिस दिन ये लोग बैठक करते हैं, और गोपाल गोडसे उसी रात वहाँ से पूना चले जाते हैं। और ये तीनों मित्र विष्णु करकरे, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे जीएम जोशी के घर पर उस रात में ठहरते हैं। और फिर अगला दिन यानी 26, 27, 28 और 29, 30 से पहले के बाकी के जो 4 दिन हैं, 26, 27, 28, 29, ये बहुत हैक्टिक होने वाले हैं। और इसको हम 26 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे अगले एपिसोड में, यानी नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला के 14वें एपिसोड और कड़ी से। अब आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।